इस बीच एक और खबर है बड़ी, क्योंकि भारत से भी ईरान को मदद की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें मेडिकल सामग्री भेजी गई है। ये तैयारी, ये तस्वीर भारत ने इसके पहले एक खेप ईरान के लिए भेजी थी मदद के लिए। उसके बाद से ईरान की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई, धन्यवाद दिया गया, शुक्रिया अदा किया गया था। और अब ये दूसरी खेप है मेडिकल। और इधर मिले लिस्ट में रह रहे 8 लाख से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं, अपनी मिट्टी में आ चुके हैं भारत स्वदेश। ईरान इजराइल जंग के बीच खाड़ी देशों से लौट रहे भारतीय खाड़ी देशों से अब तक 8,43,000 भारतीय लौट चुके हैं। देखिए, सीज फायर के बीच यूएई से लगातार फ्लाइट्स पहुंच रही हैं। सऊदी अरब, ओमान और कतर से सीमित उड़ानें आ रही हैं। कुवैत का एयर स्पेस अभी बंद है और इस वजह से भारतीय सऊदी अरब के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। ईरान से अब तक 2,180 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। इन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारत भेजा गया। इसमें 981 छात्र शामिल हैं और 657 मछुआरे शामिल हैं। इजराइल का हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है। यहां से भारतीयों को जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते भारत लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की सुरक्षा प्रायोरिटी पर है, यानी प्राथमिकता पर है। उन्हें हर संभव मदद और जल्द वापसी सुनिश्चित की जा रही है। एक विशेष नियंत्रण कक्ष 24/7 काम कर रहा है, यानी 24 घंटे 7 दिन। भारतीय मिशन 24 घंटे हेल्पलाइन के जरिए काम कर रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं सरकार की ओर से अतिरिक्त सचिव असीम आर महाजन ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से लगभग 8,43,000 यात्री भारत की यात्रा कर चुके हैं, जो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा समन्वित निरंतर निकासी और यात्रा सुविधा प्रयासों को दर्शाता है। ये तो बात हो गई ग्लोबल न्यूज की। अब आपको स्वदेश लिए आते हैं भारत, और भारत में कहां, बंगाल के सियासी रण की खबर आपके सामने रखते हैं। देखिए, चुनावी सियासत बिसात सब कुछ बीत चुकी है। पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियां हुंकार भर रही हैं। असम में चुनाव खत्म हो चुका है। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार पूरे मोड में है, स्पीड में है। आज शनिवार का कह लीजिए सुपर सैटरडे, इस वजह से दिग्गजों ने भी चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की। अब आइए आपको दिखा देते हैं कैसा रहा पश्चिम बंगाल का चुनावी शनिवार। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे बंगाल का सिलीगुड़ी, और यहां सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त रोड शो किया। उसी की तस्वीरें हैं, आप शोर सुन पा रहे हैं, पहले थोड़ी देर सुन लीजिए। मतलब मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सड़क के दोनों ओर आप देख पा रहे हैं बड़ा हुजूम मौजूद था। इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, ये देख रहे हैं आप, बच्चे बूढ़े सब पहुंचे हुए, युवा पहुंचे हुए हैं काफी तादाद में। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूल बरसाए और एक झलक पाने को बेताब नजर आए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन किया, ये देखिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में उन्होंने रैली की और ममता सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए प्राइम मिनिस्टर मोदी। लाओ प्रणाम, लाओ प्रणाम। बोलो बोलो भारत माता की जय। बोलो बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वागतम भाई, स्वागतम। नरेंद्र मोदी जी वंदे मातरम के बीच देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी वर्धमान के कटवा में रैली की और कहा कि पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब बात गृह मंत्री की। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में रैली की, ये देखिए। शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया? घोटाला किसने किया? पीडीएस घोटाला किसने किया? और ममता दीदी, आपके नेता ये न मान ले, शिक्षक भर्ती घोटाला किसने किया?
और उधर शुभेंदु अधिकारी 2 जगहों से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर से। आज ग्राम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, भवानीपुर से वो ममता को चुनौती दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के वार का जवाब दिया, मतलब पलटवार किया। झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर की रैलियों से उन्होंने पलटवार किया बीजेपी। জেনে রাখুন, নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গর্তে অ্যাফিডেভিট করে অত্যাচার হয়, তাহলে আপনাদের উপর কত অত্যাচার করতে পারে ওরা। মেশিনগুলো যেখানে নতুন করে ভোট নেওয়া আলো নিভিয়ে দিলে। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि बंगाल की चुनावी लड़ाई में किसकी ओर से क्या कुछ हमला बोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले बात करें तो कहते हैं बंगाल के लोगों ने बड़ी उम्मीदों से ममता को मौका दिया था, लेकिन सत्ता मिलते ही वामपंथियों की कार्बन कॉपी बन गई। बंगाल को चुनौती देने वाले का अहंकार हमेशा चूर हुआ है। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को खत्म कर देगी। अवैध प्रवासियों की मदद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार और लूट का अंत करेगी। सत्तारूढ़ टीएमसी मुझे गालियां देती हैं, झूठे आरोप लगाती हैं, लेकिन यह नहीं बताती कि पिछले 15 साल में क्या किया उन्होंने। बंगाल की सरकार के पास ना नियत है और ना ही कोई नीति। अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला। क्या कहते हैं? देश कोई धर्मशाला नहीं है, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठिए महिलाओं का शोषण करते रहे हैं, लेकिन सीएम चुप रही। सालों से टीएमसी के गुंडे संदेश खाली में महिलाओं का शोषण करते रहे। आरजीकर की घटना ने दुनिया में बंगाल को कलंकित कर दिया। गरीबों का पैसा छीनकर टीएमसी गुंडों के घर में भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार से भेजे पैसे लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ममता बनर्जी कभी पैर तो कभी सिर पर नकली पट्टी बांध लेती हैं। इस तरह से हमला बोला अमित शाह ने। और जवाबी पलटवार ममता बनर्जी की तरफ से। वो क्या कह रही हैं? बीजेपी बंगाल विरोधी और बाहरी लोगों के खिलाफ है। लोगों को बीजेपी को अपने घरों में घुसने नहीं देना चाहिए। भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी रद्द करने की कोशिश की गई। बीजेपी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। मैं यूसीसी का विरोध करती हूं। वो बंगाल को बांटना चाहते हैं या एनआरसी लागू करना चाहते हैं। जब तक बीजेपी है तब तक निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं। यह ममता का पलटवार। और अब सीधा सुनवा देते हैं कौन से दिग्गज ने क्या कुछ कहा, उनके बयान सुनिए। टीएमसी सरकार 15 साल से यहां बैठी है, 15 साल से। अरे 15 साल में क्या किया, जरा बंगाल की जनता को बताओ ना। ये 15 साल की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि तब टीएमसी का झूठ, टीएमसी का विश्वासघात, टीएमसी की दुर्नीति, ये कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। टीएमसी ने 15 साल में एक ही मॉडल डेवलप किया है। कौन सा मॉडल? यहां सिंडिकेट ही सरकार है और सरकार ही सिंडिकेट है। ममता दीदी, आपके नेता ये न मान ले कि हम बंगाल के गरीबों का पैसा खा गए, अब कुछ नहीं होगा। मैं बता देता हूं, एक जांच आयोग बनाकर ये भ्रष्टाचारियों से बंगाल की जनता की पाई पाई वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी की। एसआईआर के दौरान 250 लोगों की मौत हुई और 90 लाख नाम हटाए गए। बीजेपी बंगाल विरोधी है, उन्हें अपने घर में प्रवेश ना करने दें। भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से भवानीपुर में मेरे खिलाफ 2 झूठे मामले दर्ज कराकर मेरी उम्मीदवारी रद्द करने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस प्रयास को विफल कर दिया। मतदान मशीनों का निरीक्षण करें, यदि पुरानी मशीनें खराब हैं तो नई मशीनों की मांग करें। 21 जहाँ बीजेपी प्रदेश है, संकल्प पत्र को लागू करने का बीजेपी किया। छत्तीसगढ़ में जाइए, राजस्थान में जाइए, हरियाणा में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, देख लीजिए बीजेपी एक एक लाइन इम्प्लीमेंटेशन करता। जंगल राज, अपोजिशन लीडर का आप देख लीजिए, चुनाव में मैं जो सबमिट किया, अभी भी 32 केस में से मेरा खिलाफ है।
और इस बीच असम का चुनाव निपटाकर हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच गए राजस्थान और खाटू श्याम जी के दर्शन उन्होंने किए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वो सालासर बालाजी के दर्शन के लिए भी पहुंचे। ये देखिए, और आगे बढ़ते हुए एक और सियासत की दिलचस्प खबर, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफे से पहले ही सीएम बंगला खाली करना शुरू है और अब वो कभी दोस्त रहे अपने लालू यादव के घर के करीब ही रहेंगे। देखिए, नीतीश बिहार के अभी तक मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन इस्तीफे के पहले ही उनका बंगला खाली किया जा रहा है, उनका सामान शिफ्ट हो रहा है। ये शिफ्टिंग वाली तस्वीरें हैं नीतीश के बंगले से। देखिए, नीतीश कुमार ने कल ही राज्यसभा की सदस्यता ली थी। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है नया सीएम कौन होगा। आपका नमन सर, प्रणाम सर। अब ये जो राज्यसभा सदस्य बने नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे, उसकी तस्वीर। उपराष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाया। तो जानकारी के मुताबिक नीतीश को दिल्ली में भी सरकारी आवास, देखिए ये तो मिलेगा ही तय है, लेकिन अभी आपको ये बता देते कि पटना में बतौर पूर्व सीएम वो कहां रहेंगे, ये भी जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली कर रहे हैं। उनका सामान 1 अणे मार्ग से 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा है। सीएम पद छोड़ने के बाद 7 सर्कुलर रोड ही पटना में नीतीश कुमार का घर होगा। यह बंगला राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास के एकदम करीब है। 7 सर्कुलर रोड आवास का इस्तेमाल अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। इस बंगले को मुख्यमंत्री ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और 2014 में बतौर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी बंगले में शिफ्ट हुए थे। नीतीश कुमार ने अपनी देखरेख में इसको भूकंप रोधी बनवाया था। इसमें 6 बेडरूम है, 2 बड़े ड्राइंग रूम मौजूद हैं और 2 मीटिंग हॉल्स हैं, एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। इसी बंगले में रहते हुए नीतीश ने जीता नाम से सीएम कुर्सी वापस ली थी। बाद में वो 1 अणे मार्ग पर शिफ्ट हो गए थे बाद में, लेकिन बंगले को अपने पास ही रखा। फिर विपक्ष ने नीतीश कुमार पर 2 बंगला रखने का आरोप लगा दिया, तो 7 सर्कुलर रोड बिहार के मुख्य सचिव के नाम से अलॉट किया गया और अब बतौर पूर्व सीएम पटना में नीतीश कुमार का यही नया पता होगा, नया ठिकाना होगा। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की शपथ ली। सूत्रों के माने तो नीतीश 14 अप्रैल को सीएम पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। 15 अप्रैल को नए सीएम की अगुवाई में बिहार में नई सरकार बन सकती है। तो यह तय है कि नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जरा सुनिए। इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही है। बिना जनता तो किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई, तो मैंडेट ही नहीं। जनता जिसको चाहती है वो मुख्यमंत्री हो ही नहीं रहा है, तो क्या मतलब रह गया। तो अब जो भी बनेगा वो दिल्ली से सरकार चलेगी। चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के दावेदारी में कहीं पर भी नहीं है। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे गठबंधन के बड़े दल हैं, उनके विधायकों की, हमारे विधायकों की, एनडीए के तमाम विधायकों की राय सहमति से ही कहीं ना कहीं विकास की जो इमारत हमारी नई सरकार रखेगी वो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाई गई इस नींव के आधार पर ही रखी जाएगी। यही तो बिहार के लिए सबसे बड़ा दुखद दिन है कि जो राजनीतिक आज़ादी हासिल करने के लिए बिहार संघर्ष किया और लंबे संघर्ष के बाद 90 में लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो आज़ादी हम हासिल किए, आज पुनः गुलामी के दौर में जा रहे हैं, दिल्ली की गुलामी। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं और दबे कुचले समुदायों की शिक्षा की पुरजोर वकालत की। समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
और अब आज की सबसे दिलचस्प जो तस्वीर थी वो आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि आज महात्मा फुले को श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आमने सामने हुए। खबर है कि दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, वो तस्वीर दुनिया ने देखी भी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी से उनकी मां सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी हासिल की। हाल ही में सोनिया गांधी सांस संबंधी तकलीफों के चलते गंगाराम अस्पताल में एडमिट हुई थी। राहुल गांधी ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। इस पर पीएम मोदी ने संतोष प्रकट किया, शुभकामनाएं दी।